नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। 15 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तव में कैसे और क्या हुआ था, इसे लेकर अभी कई भ्रांतियां हैं, कई संशय हैं, जिनके बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। कुछ खुलासे हम करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे भी हों, क्योंकि इन सब चीजों को इकट्ठा करने में समय लगता है और सरकारें सीमा पर होने वाली गतिविधियों के बारे में तुरंत जानकारी देती भी नहीं है, क्योंकि उसका प्लस माइनस देखना पड़ता है और इसके अलावा कुछ तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है और इकट्ठे करने के बाद जानकारी दी जाती है। लेकिन प्राइवेट तौर पर कुछ जानकारियां सामने आ जाती हैं। उन्हीं में से कुछ जानकारियां जो मिली हैं वह हम आपके सामने रखने वाले हैं। प्राइवेट सोर्सेज से जो खूनी संघर्ष हुआ उसकी कुछ जानकारियां सामने आई हैं और पहली जानकारी सामने आई है राजस्थान के अलवर जिले के नौगांवा निवासी सुरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति से, जो कि भारतीय सेना में सैनिक है और गलवान घाटी में उस समय पर मौजूद था और मुठभेड़ में वह भी भारी हाथ से हताहत हुआ है, जख्मी हुआ है। उसके सिर पर चोटें आई हैं और उन चोटों को की वजह से उनको लेके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसके सिर पर बहुत टांके लगे हैं और होश आने के बाद उसने जो बात कही है वह बात हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि चीनी सैनिकों ने गुंडों जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। खुलासा यह है कि चीन के 1000 से ज्यादा सैनिक धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जो कि वहां पर यह देखने के गए थे कि वहां पर जो टेंट उन्होंने हटाने थे समझौते के अनुसार, जो 6 तारीख को समझौता हुआ था उसके मुताबिक जो उनको टेंट वहां से हटा करके लेके जाने थे, जो उन्होंने अवैध तरीके से लगाए थे, वह हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं। भारतीय सेना के करीब 300 जवान थे, इससे ज्यादा नहीं थे, बल्कि कम थे, उसके बाद ज्यादा बुलाए गए। लेकिन वहां पर पहले से ही 1000 से ज्यादा चीनी सैनिक मौजूद थे और उन्होंने भारतीय सैनिकों को ऐसी जगह पर घेरा जहां पर नदी के किनारे और एक आदमी ही क्रॉस कर सकता है, एक आदमी उस पहाड़ी के उस क्षेत्र में से जा सकता है, पगडंडी में से, जैसे पहाड़ियों में होती है, और अगर दूसरा आदमी जाएगा तो पहला आदमी नीचे गिरेगा। इस तरह की स्थिति है। जैसे आपके हिमाचल के मणिकरण के अंदर आप देखें कि एक वाहन जा रहा हो तो दूसरे वाहन के लिए जगह नहीं मिलती, उसके लिए एक वाहन को रुकना पड़ता है। बिल्कुल वैसी स्थिति वहां पर थी सुरेंद्र कुमार के अनुसार। और चीन के सैनिकों ने धोखे में से उनको वहां पर जो भारतीय सैनिक थे उनको, क्योंकि वो ऊपर थे, ऊपर से उन्होंने धक्का दिया और धक्का देकर के नदी में गिरा दिया। और 5 फीट गहरी नदी है और उस नदी के अंदर बर्फीला पानी, ठंडा बर्फीला पानी जून के महीने में भी। वैसे तो वहां पर -45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन ये दिसंबर महीने के, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की बात होती है। लेकिन अब क्योंकि जून का महीना है तो जून के महीने में ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाते हैं, तो नदियों में लेकिन पानी बर्फीला होता है, ठंडा होता है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बर्फीले क्षेत्रों से भटा पड़ा है, इसलिए गोली भी नहीं चलाई जा सकती। गोलियों की आवाज गूंजने से ग्लेशियरों के खिसकने का खतरा रहता है और अगर ग्लेशियर खिसकते हैं तो एक आपदा आ जाती है और महाविनाश जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वह स्थिति भी कोई देखना नहीं चाहता। आत्मरक्षा में गोली न चलाए जाने का एक और कारण है, सिर्फ यह एक कारण नहीं है कि ग्लेशियर पिघलने का या ग्लेशियर के टूटने का खतरा पैदा होता है और उसकी आवाज गूंजने से और आपदा का खतरा पैदा होता है। वह तो अपनी जगह है, वह प्राकृतिक एक स्थिति है, जिसके स्थिति को मुकाबला करने के लिए ऐसी जगहों पर सैनिक इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि बिना वजह गोली न चलानी पड़े। लेकिन एक दूसरा कारण है वहां पर गोली नहीं चलाए जाने का, और दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों की ओर से किया गया समझौता, जिसका खुलासा विदेश मंत्री ने कर दिया है। सुरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि चीनी सैनिकों ने कंटीले तारों से बंधे लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर के घात लगा करके हमला किया। यानी वो तैयारी में बैठे थे। उनको लगता था कि भारतीय सैनिक जो है मौका देखने के लिए आएंगे कि समझौते के अनुसार जो सेना के बीच में आपसी बातचीत हुई थी और समझौता हुआ था कि वहां से पीछे हट जाएंगे, भारतीय सैनिक भी थोड़े सा पीछे हट जाएंगे और वो जो आकर के उन्होंने टेंट लगाए हैं और पक्के बंकर बनाए हैं वो छोड़ करके जाएंगे, वह देखने के लिए आएंगे, उनको पता था और वो घात लगा करके बैठे हुए थे, तैयारी करके बैठे हुए थे। और भारतीय सैनिकों की जो संख्या है मैंने पहले ही बताई, वो 1/4 के आसपास थी। भारतीय सैनिक मैक्सिमम 300 थे, 300 थे और उनकी संख्या 1000 से ज्यादा थी। 2000 तक भी बताई जा रही है, 1200 भी तक बताई जा रही है। लेकिन जो तथ्य थोड़े सामने आए हैं, जो खुलासा हुआ है, उसके अनुसार अभी 1000 के करीब बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 1000 थी।
सुंदर सिंह ने अस्पताल से अपने पिता और पत्नी से बात की है। आप पहले सुनिए सुरेंद्र सिंह के पिता की जुबानी और बाद में पत्नी ने क्या कहा वह भी सुनिए। कल 11-12 बजे की बात है, फ़ोन आया मेरे पास अचानक ही। मुझे फ़ोन आया, बेटा कैसे है? जब ठीक हो। मैं कहाँ है? तो मैं तो वहाँ हूँ, हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं कहाँ ले के आस पास हूँ कहीं दाखिल। फिर ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, चोट आई घनी, बस ठीक हो, तो इलाज चल रहा है। वहाँ जो कि घड़ा ही हुआ तो हम 300-400 आदमी थे, वो 2000-2500 था, बहुत ज़्यादा घेरा में आ गया। हम अचानक आया, पता नहीं चलता। उनके पास तो रॉड थी, डंडे, पत्थर चलाया उनने, और हमारे पास कुछ था, खाली थे। जब भी खूब इन्हें हाथा पाई करी, झगड़ा हुआ, फिर बच के आया, कैसे भगवान बचा लिया। सिर पे टाँका आया, 10-12 टाँका सिर पे आया, हाथ पाँव में लगी जगह जगह। और माला को पता, तो हम तो यहाँ बैठे हैं, वो फ़ोन पूरी बार बताता नहीं, फ़ोन पे जो है। भैया टीवी पे देखा था भाई लड़ाई हो गई है वहाँ पे, बाकी अगले दिन तक मतलब 12-1 बजे तक हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद में फ़ोन आया था भी हम ठीक हैं, बस इतनी बात हुई थी, बस ज़्यादा बात नहीं, बस इतनी बात हुई थी भी मैं ठीक हूँ। बाकी ऐसा बोला भी हमारी उम्र बहुत पीछे है। तो कुछ दिन पहले फ़िलहाल हमारी बात हुई थी तो बोले थे हम चाइना वालों के आमने सामने जमा बैठे हैं। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था उस समय? ये निहत्थे थे जमा, मतलब उनके पास कुछ नहीं था। ये मतलब था भी बातचीत का माहौल था, भी बातचीत से भी मसला कम मतलब कर देंगे, पर वो हथियार के साथ आए थे जो चीन वाले थे। किस तरह का हथियार था वो कुछ बताया? ऐसे रॉड बता रहे हैं, कुछ रॉड पे जैसे तार वगैरह या हॉकी वगैरह पे जैसे तार कील वगैरह ऐसे लगाए हुए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीय सैनिक वहां पर ये देखने गए थे कि चीनी सेना ने समझौते के अनुसार वहां से टेंट उखाड़ने शुरू किए हैं या नहीं किए, और वहां पर जो पहले उससे तैयार बैठे थे उन्होंने घात लगा करके हमला किया। भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार नहीं थे। नोक झोंक हुई और नोक झोंक के बीच ही उन्होंने अपने जो नुकीले हथियार बना करके रखे हुए थे उनके साथ हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों को ऐसा अंदेशा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि नोक झोंक तो वहां होती रहती है, वैसे ही नोक झोंक की स्थिति पैदा हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा यही उम्मीद कर सकते थे, इससे ज्यादा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने वो हथियार बना करके पहले से तैयार किए हुए थे। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने 1/4 होने के बावजूद न सिर्फ कड़ा मुकाबला किया, बल्कि दुगने से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। खबर यह है कि चीन के 43 सैनिक मारे गए, लेकिन चीन चुप है। चीन न तो पुष्टि कर रहा है और न खंडन कर रहा है। खबर तो यहां तक है, और यह पुष्ट खबर है, कि चीन अगले दिन 16 तारीख शाम तक लाशें ढूंढ रहा था, और उन्होंने लाशें ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया और भारत से लाशें प्राप्त करने के लिए मदद भी मांगी। इससे साफ जाहिर है कि चीन की चुप्पी, न खबर का खंडन करना, न पुष्टि करनी, यह साफ जाहिर करता है कि उनकी लाशें ज्यादा गिरी हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया बता रहा है कि उनकी संख्या मरने वालों की 43 है, वह नहीं बता रहा। जबकि भारत ने अपने उन 20 शहीदों के नाम भी बता दिए, फोटो भी जारी कर दिया। यह है लोकतांत्रिक देश होने का और डिक्टेटराना कम्युनिस्ट देश होने का अंतर। इधर भारत में जब सूची जारी हो गई है तो वे सब प्रदेशों के नागरिक थे, सब प्रदेशों के सैनिक थे। बिहार के थे, राजस्थान के थे, बंगाल के थे, तमिलनाडु के थे, हिमाचल के थे, उत्तराखंड के थे, और पूरे देश में मातम है स्वाभाविक रूप से। चीन इतना डरा हुआ क्यों है? साफ है कि वह हताश हुआ है, और यह पहली बार हताश नहीं हुआ है। पिछली बार भी जब 70 के आसपास एक शरारत चीन ने की थी, तब भी हमारे 60 सैनिक मरे थे और चीन के 300 सैनिक मरे थे। इसलिए चीन ने पहले विदेश मंत्री को फोन करके, चीन के विदेश मंत्री ने पहले भारत के विदेश मंत्री को फोन करके
बातचीत की है। भारत में कुछ लोग निराशा का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारे से भयभीत है, ये इसके कुछ सबूत मैंने आपको दिए। मैंने जिक्र किया था कि संधि का, 2 संधियां हुई थी, एक 1996 में हुई है और एक 2005 में हुई है। 1996 में कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और 2005 में खुद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और संधि में यह कहा गया था कि सीमा पर जब कभी थोड़ी बहुत झड़प होगी तो उसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस संधि का पालन भारत ने किया, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे जो लोग थे, वे सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ अब एक्टिव हैं और कोशिश कर रहे हैं सरकार को घेरने की और सेना को भी घेरने की। यह कहा जा रहा है कि हमारे 20 सैनिक मारे गए क्योंकि सेना अध्यक्ष ने उनको हथियार ले जाने की इजाजत नहीं दी थी। आपको ध्यान होगा कि इस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत ने एक बार कहा था कि भारत को 2.5 दुश्मनों का एक साथ मुकाबला करना पड़ता है, एक चीन, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत के अंदर बैठे हुए भारत के दुश्मन, भारत के गद्दार। सोशल मीडिया पर उन्हें अब आसानी से पहचाना जा सकता है। वे भारत के 20 सैनिकों के मारे जाने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि चीन की सीमा पर 56 इंच की छाती 6 इंच की कैसे रह गई। ऐसे मौके पर चीन की निंदा करने की बजाय भारत सरकार और सेना से सवाल उठाने वाले पत्रकारों को भी पहचाना जा सकता है। आप सोशल मीडिया पे उनके ट्वीट्स देख सकते हैं, उनके फेसबुक पर पोस्ट देख सकते हैं। हैरानी तो तब हुई जब देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल, जिसने 60 साल तक भारत पर राज किया है, उसके नेता राहुल गांधी ने बिना पृष्ठभूमि को समझे सेना अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने गलवान घाटी में हमारे जवान सैनिकों को निहत्थे भेज दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। और यह वीडियो जारी करके उन्होंने कहा, अब हमारे विदेश मंत्री ने 1996 और 2005 के केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों की ओर से चीन की सरकार के साथ किए गए समझौते का हवाला देकर के एक बार फिर राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया। उनकी विद्वता, उनके विजन और उनकी देशभक्ति को भी एक तरह से खुलासा हो गया है कि वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें देश में निराशा का वातावरण पैदा हो। 1996 में तो कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, 2005 में तो खुद कांग्रेस की सरकार थी। संधि का पालन करना ही पड़ता है जब तक संधि को तोड़ा ना जाए, और संधि यह थी कि सीमा पर अगर LAC पर अगर कोई मुठभेड़ होती है तो उसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब संधि किसने तोड़ी? हथियार तो ना चीन ने चलाए ना भारत ने चलाए, लेकिन चीन के सैनिकों ने गली के मवालियों की तरह डंडों पर कंटीले तार लगा करके परंपरागत गैर परंपरागत हथियार बना लिए, ताकि समझौते का पालन भी होता रहे कि हथियार नहीं चलाया, और ऐसे हथियार बना लिए जिससे आदमी बच भी नहीं सकता, मर जाए। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? उनको जवाब दे दिया कि हमारे जवान निहत्थे नहीं थे, लेकिन समझौते की मजबूरी थी जो खुद उन्हीं की सरकारों ने किया था। जब कांग्रेस को बताना चाहिए कि किस दबाव में आकर के पिछली कांग्रेस सरकारों ने चीन से ऐसा समझौता किया था। देवेगौड़ा ने किया था, चलो ठीक है, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी ऐसा समझौता किया, तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? मोदी सरकार की बनती है या मनमोहन सरकार की बनती है? हमारे वर्तमान विदेश मंत्री उस समय विदेश मंत्रालय में एक अधिकारी थे, IFS ऑफिसर थे, और जिस समय यह समझौता हुआ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और अब वह विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने ही करारा जवाब राहुल गांधी को दिया है कि ये समझौते उन्हीं की सरकारों के किए हुए थे, जिस वजह से भारतीय सैनिक वहां गोली नहीं चला पाए।
लेकिन गोली नहीं चलाए पाए। इसके बावजूद भारतीय सैनिक 20 मरे हैं और चीन के 43 सैनिक मरे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। हमारे सैनिक पीछे नहीं रहे। हमारे सैनिकों, उनके पास फर्जी बनाए हुए हथियार भी थे, नुकीले हथियार, गैर परंपरागत हथियार, जो मवाली इस्तेमाल करते हैं, जो माफिया इस्तेमाल करते हैं, जो स्मगलर इस्तेमाल करते हैं, जो बॉम्बे में गिरोह इस्तेमाल करते हैं, वैसे हथियार बनाए हुए थे और हमारे सैनिकों के पास वह भी नहीं थे। इसके बावजूद हमने दुगने से ज्यादा उनके लोग मारे। मित्रों, इस कड़ी में हम दूसरी किस्त भी लेकर के आपके सामने आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि मोदी ने चीन से लड़ने के लिए तिहरी रणनीति बनाई है। वह तिहरी रणनीति क्या है, उसका खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।